नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्लोक शिक्षालय में। मैं हरिओम शुक्ला आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं अपने कहने के अनुसार ही। और मैंने आपसे कहा था कि मैं जल्द ही अपने आधुनिक शिक्षा मतलब कि जो हमारा पिछला वीडियो था वो हमारा प्राचीन इतिहास से लेकर के 1885 तक था, मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के हमने कांग्रेस की स्थापना करवा दी थी। और उससे पहले एक वीडियो हमने आपके लिए बनाया था, उसमें हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशनों के बारे में। उसके बाद मैंने ही आपसे कहा था कि 1885 तक के इतिहास को वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था, उसके कालक्रम को समझा था। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि 1885 से लेकर के 1947 तक का एक सेशन मैं आपके लिए बहुत ही शानदार रखूंगा, और उसमें कैसे भारतीय राष्ट्रवाद का उदय हुआ, कैसे राष्ट्रीय आंदोलनों का कार्यक्रम चला, मतलब कि कालक्रम वार विवेचन कैसे हुआ, और कैसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आगे बढ़ा, उसमें क्या क्या प्रमुख घटनाएं हुई, किन किन वर्षों में हुई, और उसमें कौन कौन से ऐसे शख्स थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी घटनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनका कालक्रम क्या है, इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करें। आइए हम लोग बात करते हैं पहले 1885 से लेकर के 1947 का कालक्रम आपके पीछे लिखा हुआ है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे जाने से पहले एक छोटा सा निवेदन, आप लोग वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि वीडियो को अंत तक अगर आप नहीं देखेंगे तो इतना बेहतर आप लेक्चर मिस कर देंगे कि आप क्या खोएंगे, या आप अगर दोबारा से कभी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि आज की वीडियो सच में मेरा ये बहुत ही पसंदीदा टॉपिक है, इतिहास का एक वो सेगमेंट जिससे मैं बहुत दिल से पढ़ाता भी हूँ और दिल से पढ़ता भी हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप जरूर अपना समय दीजिए, और आपको निश्चित मैं इतना आपसे वादा कर सकता हूँ कि जब आप अपना एक जो कीमती समय होता है विद्यार्थी जीवन का वो इन्वेस्ट करेंगे, तो उसके बाद जब आप वीडियो खत्म होगा, ठीक है, वीडियो मतलब कि समाप्त होगा, पूर्ण होगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मैंने कहीं पर उचित समय जो है अपना इन्वेस्ट किया है। एक और निवेदन छोटा सा, आप अपने भाई बहनों, छोटे भाई बहन हो या जो भी आपके सखा मित्र दोस्त जो भी हो, जो भी तैयारी कर रहे हो, उनसे जरूर हमारे चैनल को जोड़िए, चैनल को शेयर करिए। धन्यवाद। प्रचार प्रसार बहुत हुआ, तारीफें भी बहुत हुई, अब हम बढ़ते हैं अपने कंटेंट की तरफ। आइए बात करते हैं 1885 से लेकर के 1947 के बीच की हुई घटनाओं के बारे में। वह सरिता जो मध्यम मध्यम गति से चलेगी, समझते हुए चलेंगे क्या क्या हुआ था, क्या कारण थे और क्यों ऐसा हुआ। ठीक है, इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा नहीं कि हम विद्यार्थी जीवन में हर चीज की जानकारी होनी चाहिए। और हाँ, ये यूपी ट्रिपल बैट, आपके आने वाला वीडियो एग्जाम चल रहा है, ग्रुप डी का एग्जाम, वो सभी एग्जाम, यहाँ पर मैंने शुरुआत में एग्जाम का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री सब में आती है और सब में फैक्ट्स पूछे जाते हैं, और यहाँ पर फैक्ट्स के साथ आपका कॉन्सेप्ट भी डेवलप किया जाएगा। चलिए आइए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, क्योंकि 1885 शुरू करने का मतलब ये है कि आपको पीछे से पता होना चाहिए कि आखिर क्या हुआ ऐसा हमारे भारतीय इतिहास में कि राष्ट्रवाद का उदय हुआ। ठीक है, ऐसे तो नहीं होता कि घर पे कि ऐसे ही क्रांति आ जाए, क्रांति ऐसे नहीं आती। क्रांति जब पीछे से कुछ चीजें होती रहती हैं तब जाकर के वो क्रांति का रूप लेती है। ठीक है, क्रांति का रूप लेने का कारण भी आपको पता है कि भारतीय समाज, चाहे वो कृषक वर्ग हो, व्यापारी वर्ग हो, या उस समय के भारत में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में लोग हों, या कोई भी वर्ग हो, सभी अंग्रेजों से त्रस्त थे। और फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ, या उसमें कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं थी जिन्होंने अपना एक अहम भूमिका अदा की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में, भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन हुए उनके उद्भव में। आइए हम अपने चर्चा को प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जो 1885 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हुआ, उसकी स्थापना की गई, उसके पीछे क्या रीजन थे, या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का क्या उद्भव होने का कारण रहा। तो सबसे पहली बात करते हैं कि सबसे पहले जगह युवा वर्ग क्यों जगह, उसके पीछे का रीजन बताते हैं। तो सबसे पहली बात आती है 1833 का मिशनरियों का भारत में आगमन होता है। जब पूर्णतः से आगमन हो जाता है और भारत समाज के जो लोग होते हैं वो उनको दी जाने लगती है अंग्रेजों के द्वारा आधुनिक शिक्षा। आधुनिक शिक्षा देने के पीछे भी उनका अपना हित छुपा हुआ होता है, क्योंकि उनका इतना बड़ा साम्राज्य भारत के अंदर स्थापित हो चुका था कि यहाँ पर
आप उनको जो है कार्य करने के लिए जो मजदूर चाहिए थे, जो उनको जो क्लर्क वर्ग चाहिए था, जिसको बहुत बड़ी भाषा में कहा भी गया है कि वो क्लर्क पैदा करना चाहते थे भारतीयों में, ठीक है। तो उसके लिए उनको शिक्षा देनी इंपॉर्टेंट थी, तो आधुनिक शिक्षा दी। आधुनिक शिक्षा में हम अगर मोटे मोटे तौर पे बात करें तो दो चीजें इंपॉर्टेंट थी। एक तो थी आधुनिक शिक्षा में पढ़ाया क्या जा रहा था, लोकतंत्र, मतलब कि जो है आपका डेमोक्रेसी पढ़ाई जा रही थी, और यहाँ पर क्या था, राजतंत्र था, ठीक है। तो जब आपको डेमोक्रेसी, दो चीजें पढ़ाई जाएंगी और दोनों में जो है एक बहुत बड़ा डिफरेंस होगा, ठीक है। तो आप जो चीज आपके जीवन के लिए बेहतर होगी आप उसे चुनेंगे। तो उन्होंने क्या कहा, सोचा कि यहाँ पर राजतंत्र चल रहा है और जबकि है अच्छी चीज डेमोक्रेसी, तो वो भी एक कारण बनी। उसके बाद हम अगर बात करें तो शिक्षा से ही जुड़ा है एक अंग्रेजी साहित्य। अंग्रेजी साहित्य की अगर हम बात करें तो वहां पर बातें होती हैं, महिलाओं के उत्थान की बातें होती हैं, ठीक है, शिक्षा की बातें होती हैं, विज्ञान की बातें होती हैं, और उद्भव की बातें होती हैं, कैसे हम चीजों को आगे बढ़े, जिसको, ठीक है, जिसको पुनर्जागरण कहते हैं कि एक जो है पीछे से सीखते हुए आगे बढ़ने की बातें, ठीक है। तो वहां पर अंग्रेजी साहित्य ने भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। उसके बाद अगर हम बात करें तो समाचार पत्रों का भी काफी ज्यादा रोल उसमें आता है। 1780 में जेम्स अगस्टस सिक्के के द्वारा पहला समाचार पत्र भारत में शुरू किया जाता है, और वो भी काफी ज्यादा पहले अंग्रेजी भाषा में था, फिर जो है उसको स्थानीय भाषा में, जब अंग्रेजी भाषा में जो पढ़े हुए युवक थे और उनको लग रहा था कि जो एक मध्यम वर्गीय परिवार है या कृषक है उन तक की बातें नहीं पहुंच रही, तो उसके बाद शुरू हुआ कहाँ पर, जो है आपका स्थानीय भाषा में इसका जो है छपवाए गए पेपर, ठीक है। तो उसमें उससे राष्ट्रवाद का उदय और होना शुरू, मतलब कि बातें जो, जैसे कि मान लो बंगाल में कोई घटना हुई और बंगाल में जो है उसमें अंग्रेजों द्वारा उसका दमन किया गया, तो वो बात पहले जो है बंगाल तक ही सीमित रहती थी, लेकिन जब समाचार पत्र हुए तो जो पढ़ा लिखा हुआ था होता था, तो चाहे वो बंगाल में होती थी घटना तो इधर राजस्थान तक पहुंच जाती थी, चाहे उधर जम्मू कश्मीर तक पहुंच जाती थी, चाहे इधर दक्षिण में तमिलनाडु तक पहुंच जाती थी, तो मतलब पूरे भारत में वो बात पहुंच जाती थी। और मुझे लगता था कि ये चीजें गलत हो रही हैं, और जब आपको लगता है ना, जब गलत सही में फर्क पैदा करने लगते हैं तो आपको लगता है कि गलत नहीं होना चाहिए, सही होना चाहिए, ये आपके अंदर एक जो है बन जाता है, आपका जो रुझान है वो सही की तरफ बढ़ने लगता है अगर आपकी मानसिकता सकारात्मक है। तो अगर फिर बात करें, फिर नस्ल भेद की बातें भी आ रही थी कि जो है गोरे काले के बीच, जैसे आपको अगर पता हो कि अगर ज्यादा से ज्यादा जो सेना में भर्ती किए जाते थे तो सेना में भर्ती करने पर सूबेदार से ज्यादा का पद नहीं मिलता था, अगर कार्यालयों में भर्ती की जाती थी तो क्लर्क के ऊपर नहीं भर्ती की जाती थी, या शिक्षक में तो शिक्षक तो कभी भारतीय, मतलब वो तो बाद में की बात रही जब शिक्षक बने, या क्लर्क से ऊपर नहीं बनाया दिया था, या एक समय ऐसा था जब न्यायाधीशों की बात आई, ठीक है, तो न्यायाधीश ज्यादातर सब अंग्रेज हुआ करते थे क्योंकि शिक्षा ही नहीं दी जाती थी। यहां तक एक बात और है कि आईसीएस की परीक्षा होती थी, तो आईसीएस की परीक्षा, ठीक है, 21 वर्ष उसकी आयु थी, लेकिन भारत में लागू करने के लिए वहां पर क्या कर दिया गया, 19 वर्ष कर दिया गया। अर्थात भारत में जब शिक्षा इतनी पहले से कम में दी जाती थी, तो कम ज्यादा उम्र से देना चालू किया, तो 19 होते होते तो ग्रेजुएशन हो ही नहीं पाता था, तो उसके जो जो एलिजिबल बच्चे होते थे हो ही नहीं पाते थे, उस समय के युवा उससे वंचित हो जाते थे, और जो अंग्रेजी माध्यम के पढ़े बच्चे होते थे या इंग्लैंड के जो बच्चे होते थे वो आराम से आईसीएस में बैठ पाते थे, तो उनकी भाई जो ब्यूरोक्रेसी भी थी वो भी उनकी अपने हिसाब से चले, तो इसलिए ये भी एक वहां पे कार्य हुआ, ठीक है। उसमें अगर हम बात करें तो जो उनके भी जो प्रशासनिक एकता थी, दूसरी एक थी शोषण की नीति। शोषण की नीति में आप काफी चीजें, जैसे आपका तकावी ऋण हो गया, तिनखटिया प्रथा की आगे हम बात करेंगे, वो हो गया, तो वो काफी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो इसमें लॉर्ड लिटन की नीतियों की भी चर्चा की जा सकती है। जैसे 1877 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, ठीक है, और इस समय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया जब 1877 में भारत में अकाल पड़ा हुआ था। अच्छा, एक जगह पर खाने के लिए कोई चीज उपस्थित ना हो और आप लाखों या उस समय करोड़ों का तामझाम करके दरबार आयोजित किए जा रहे थे, और उस समय के जो रानी और महाराज हुआ करते थे आते थे और यहाँ पर उनके लिए दरबार आयोजित किए जाते थे, ये भी एक कारण रहा। उसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे एक महान कारण बनता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो कि 1978 में आता है, लॉर्ड लिटन के द्वारा लागू किया जाता है। ये कब लागू किया जाता है, जब समाचार पत्रों का आगमन हुआ, समाचार पत्रों के आगमन के साथ में ही जो है चीजें फैलने लगी, तो लॉर्ड लिटन ने क्या किया कि उसमें प्रतिबंध लगा दिए। जो हिंदी माध्यम के जो समाचार पत्र थे और जो अंग्रेजी माध्यम में समाचार, उनसे दोगुना रेट लेते थे,
और ऊपर से ये भी कहते थे कि पहले जो है लिस्टेड होती थी, मतलब पढ़ लिया जाता था उनके बाद कि कहीं कोई अंग्रेजों के खिलाफ कोई बात नहीं लिखी है, उसके बाद वो चीजें जो है संपादित की जाती थी। मतलब भेदभाव का लेवल देखिए आप कि चीजें जब मान लीजिए जो अंग्रेजी के समाचार पत्र थे उसमें कोई रोक टोक नहीं थी, आप कैसे भी जानते थे कि जो भारत का निम्न वर्ग है, जो बड़ा वर्ग है, वो नहीं समझ पाएगा। लेकिन जो स्थानीय भाषाएं थी उसके में इतना जो है लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिए गए कि वो काफी ज्यादा मुश्किल हो गया उनको छपवाना। तो लगभग उस समय जो 1978 का दौर था, लगभग स्थानीय भाषा में वो समाचार पत्रों का बंद होना ही ये भी एक कारण बना। अगर हम फिर बात करते हैं कि थोड़ा सा और, तो 1878 का आर्म्स एक्ट की अगर हम बात करें तो आर्म्स एक्ट भी जो है काफी ज्यादा मुश्किल बना दिए गए थे कि अगर रखना है तो रखने के लिए आपको जो है जो उसके नियम कानून होते हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। और उसकी काफी ज्यादा राशियां बढ़ा दी गई जिससे जो है जो आम लोग हैं वो आर्म्स ना रख पाए और उसका उपयोग ना कर पाए, मतलब उनके विरुद्ध उपयोग ना कर पाए। उसके बाद अगर हम और बात करते हैं तो सबसे आता है इल्बर्ट बिल विवाद। इल्बर्ट बिल विवाद क्या था उसके बारे में चर्चा करते हैं। 1883 की बात होती है, ठीक है। और लॉर्ड रिपन के द्वारा जो है आपका ये 1883 का इल्बर्ट बिल विवाद आता है। इल्बर्ट बिल विवाद में क्या कहा जाता है कि पहले क्या था कि जो जज होते थे, तो जज सिर्फ जो है अंग्रेज होते थे, तो प्रेसिडेंसी को छोड़ करके इसमें इल्बर्ट विवाद में ये कहा गया कि प्रेसिडेंसी को छोड़ करके जो बाहर जो भी मतलब कि निर्णय लिए जाएंगे जो न्यायालयों में, उसमें भारतीय जज भी हो सकते हैं, ठीक है। मतलब जो अंग्रेज होंगे उनके लिए भारतीय जज भी हो सकते हैं। लेकिन अंग्रेजों को ऐसा लगा, क्योंकि वो तो अत्याचार करते थे, तो उनको ऐसा लगा कि अगर कोई हिंदू या कोई जो हिंदुस्तान का व्यक्ति है, वो अगर भारत का व्यक्ति है, वो अगर जज बन गया तो वो उसके खिलाफ में दे देगा। तो वहां पर क्या होता है कि वहां के जो गुजरात के व्यापारी मुख्यतः जो अंग्रेज थे वो आकर के धरना दे देते हैं, ठीक है। और धरना जो प्रेसिडेंसी के बाद धरना देते हैं, और धरना देने में ऐसा होता है कि वो इल्बर्ट बिल विवाद वापस लेना पड़ता है। अच्छा, वापस लेने में थोड़ी सी जो है एक काम किया गया कि कहा गया कि अगर आप किसी भारतीय के निर्णय से प्रसन्न नहीं है, मतलब कि आप सहमत नहीं है, तो आप जूरी की मांग कर सकते हैं। जूरी का मतलब ये होगा कि वहां पर 2 या 2 से अधिक जो है आपके जज अंग्रेज के होंगे और एक जो जज आपका भारत का होगा। तो यहाँ पर भी मतलब जीत उनकी हो गई कि जूरी में अंग्रेज होंगे और अंग्रेज उनके पक्ष में जो है दे देंगे। तो यहाँ से भी एक जो है बात उठ करके सामने आई। अगर हम बात करें तो ये सारे रीजन काफी ज्यादा ऐसे हो गए थे जहां पर जो है एक रीजन बन गया था कि जहां पर जो है लोग इतना परेशान हो गए थे, तो यहाँ से राष्ट्रवाद की उत्पत्ति काफी ज्यादा हुई। फिर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक और बात होती है कि एक बार प्रेसिडेंसी में जो आपका इंग्लैंड में, ठीक है, इंग्लैंड में उसमें एलन एक्टिवियन होम जो थे वो आईसीएस अधिकारी हुआ करते थे इंग्लैंड में, ठीक है। तो वो एक बार प्रेसिडेंसी में बैठे हुए थे और ये कहा जा रहा था कि तब एक समस्या ये आ रही थी कि जो कोई भी व्यक्ति होता था उसको कोई परेशानी होती थी तो वो उठ करके सीधे गवर्नर के पास चला आता था या सीधे कार्यालय में चला आ रहा था, तो उनको कार्य करने में दिक्कत आ रही थी। तो ये सोचा जा रहा था वहां पर जो प्रेसिडेंसी में बैठे हुए व्यक्ति थे कि कैसे इससे निजात पाई जाए। तो एक काफी कहा जाता है कि एक बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति बैठे थे एलन एक्टिवियन होम, उन्होंने कहा कि कांग्रेस की स्थापना कर दी जाए। मतलब एक उन्होंने यह सुझाव दिया कि कैसी समिति की व्यवस्था कर दी जाए जिसका जो प्रभुत्व होता है वो दे दिया जाए, किसको, भारतीयों को दे दिया जाए, और वो उनकी समस्या सुने और वो फिर समस्या हमारे पास लेके आए और फिर हम उनका समाधान करें। इस प्रकार जो है ये यहाँ से प्रस्तावना बनती है भारतीय कांग्रेस की स्थापना की, ठीक है। लेकिन वो सोचते अपने भलाई के लिए हैं, लेकिन यही कांग्रेस उनको बाहर खदेड़ने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाती है। तो ये उनकी गलती एक साबित होती है, लेकिन वो एक स्थापना वो करवाते हैं। अगर हम बात करते हैं तो एलन एक्टिवियन होम के बारे में बताते हैं तो ये महासचिव रहे 1885 से लेकर के 1907 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। और ये अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के शब्द में मैंने पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन मैं रिकॉल करा देता हूँ का जो आपका कांग्रेस का शब्द है, इसका जो मूल उत्पादन हुआ है ये अमेरिका से हुआ है, और कांग्रेस का जो अर्थ होता है वो होता है जनता का समूह। क्या होता है? जनता का समूह, उसका जो एक अर्थ होता है, और जिसमें जनता का समूह प्रबुद्ध रूप से भाग लेता है और भाग लेकर के उसमें जो है जो उस समय के कार्य होते हैं उनको प्रतिपादित करता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपकी 1884 में होती है भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना। किसकी होती है? भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना होती है। और
इसमें अगर हम बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? एलन एक्टिवियन होम के द्वारा की जाती है। इसका पहला जो अधिवेशन होता है वो कहां पर होता है? वो होता है 28 दिसंबर 1885 को। कहां पर? गोकुल तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में बंबई में होता है। ठीक है, और ये होता है आपका 28 दिसंबर 1885 को। इसमें 72 प्रतिनिधि भाग लेते हैं। ठीक है, और इसके आपके पहले अध्यक्ष बनते हैं, कौन बनते हैं? डब्ल्यूसी बनर्जी बनते हैं। कौन बनते हैं? डब्ल्यूसी बनर्जी। अब हम यहां से भी देखते जाएंगे कि ये देखिए सबसे पहला क्या लिखा हुआ है कि 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। एलन एक्टिवियन होम जो होते हैं वो बनते हैं महासचिव पहले। ठीक है, वो 1885 से लेकर लगातार 1907 तक बने रहते हैं। पहली बार जो बंबई में अधिवेशन होता है, और अगर हम बात करें तो उसके अध्यक्ष बनते हैं डब्ल्यूसी बनर्जी। अगर यहां से अगर हम बात करें तो कांग्रेस का नाम कैसे पड़ा? क्योंकि पहले तो भारतीय राष्ट्रीय संघ था, यहाँ पर कांग्रेस का नाम पड़ा यहाँ पर दादा भाई नौरोजी के कहने पर। किसके कहने पर? दादा भाई नौरोजी ने ही ये जो है कांग्रेस का नाम सुझाया था। तो पूछा जाता है किसके कहने पर कांग्रेस का नाम सुझाया गया था, तो थे दादा भाई नौरोजी। अगर हम बात करते हैं तो उसके बाद, और यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय संघ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर राष्ट्रीय शब्द कब जोड़ा गया था? तो राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया था 1891 में। कब जोड़ा गया था? 1891 में जोड़ा गया था, और वो नागपुर में अधिवेशन हुआ था 1891 वाला, और वी आनंद चार्लू कर रहे थे इसकी अध्यक्षता। और आपको बता दूं कि इसे पूछा जाता है प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन है, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है, और प्रथम जो है आपके अंग्रेज अध्यक्ष कौन है, या प्रथम अंग्रेज जो मतलब ऐसे अंग्रेज जो 2 बार जिन्होंने अध्यक्षता की। ठीक है, तो उसी क्रम में पूछा जाता है कि प्रथम हिंदू अध्यक्ष कौन थे, तो वी आनंद चार्लू थे। उन्हीं की अध्यक्षता में नागपुर में अधिवेशन होता है 1891 में, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द को जोड़ा जाता है। आगे अगर हम बात करते हैं वो थोड़ा सा, ठीक है, और अगर थोड़ा सा और डीप में जाने की बात करें तो जो पहला अधिवेशन था ये पूना में आयोजित होने वाला था। पूना में अकाल पड़ जाता है, उसके कारण से उसको बंबई में ले आया जाता है। अच्छा, यहां तक बात हो गई। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा और, तो फिर हम बात करते हैं 1887 में। तो 1887 में होती है देव समाज की स्थापना। ठीक है, और वेल्लूर मठ की स्थापना होती है। 1896 की अगर हम बात करते हैं तो डूरंड रेखा का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, उससे पहले की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा और हम चीजें लेते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि जो 1893 का लाहौर अधिवेशन होता है उसमें दादा भाई नौरोजी करते हैं उसकी अध्यक्षता। ठीक है, और उसी 1893 के अधिवेशन में देते हैं धन के बहिर्गमन का सिद्धांत। ठीक है, उनकी बुक कौन सी? द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश लोन इन इंडिया। ठीक है, अगर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 1905 का बनारस अधिवेशन होता है। ठीक है जी, जो आपके गोखले सर होते हैं, वंदे मातरम जो है 1896 वाले में अगर हम बात करें तो आपका वंदे मातरम गाया जाता है। और जो आपका 1905 का बनारस का अधिवेशन होता है तब उसे जो है राष्ट्रीय गीत की संज्ञा दी जाती है। राष्ट्रीय जो गीत होता है उसकी घोषणा की जाती है। अगर और यहीं पर किसकी स्वशासन की भी मांग यहाँ पर इसके बारे में की गई थी। अच्छा, अगर हम और बात करें तो स्वराज जो शब्द है इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसके जो जनक माने जाते हैं वो जो माने जाते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती माने जाते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे 3 युगों के बारे में। पहले हम बात करेंगे 1885 से लेकर के 1905 तक। ठीक है, और ये जो एक समय कहलाता है उदारवादी युग। क्या कहलाता है? उदारवादी युग कहलाता है। और 1905 से लेकर के 1919 का काल क्या कहलाता है? उग्रवादी कहलाता है। और 1919 से लेकर के 1947 का काल क्या कहलाता है? गांधीवादी युग कहलाता है। इस प्रकार से थोड़ा सा बांट के पढ़ते चलेंगे तो थोड़ा सा हमें आसानी हो। अच्छा, थोड़ा सा और अगर हम देख लेते हैं तो 1905 तक पहुंचते पहुंचते थोड़े से और चेंजेस हुए थे। 1899 में क्या हुआ? भारतीय टंकण एवं पत्र मुद्रा अधिनियम की स्थापना हो गई थी। 1901 की अगर हम बात करें तो सिंचाई आयोग की स्थापना हो गई थी, और रेलवे आयोग भी 1901 में आ गया था। 1902 की बात करें तो पुलिस आयोग और विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1902 में की जा चुकी थी। और 1904 में अगर बात करें तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम की स्थापना की जा चुकी थी। और 1904 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना समाचार की जा चुकी थी। कब? 1904 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की जा चुकी थी। आता है 1905 का वर्ष, और होता है पूसा कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाती है। अब आता है दूसरा शब्द, इसी समय होता है बंगाल का विभाजन की घोषणा की जाती है। कब? 19 जुलाई 1905 की। अब बात करेंगे किसकी? बंगाल विभाजन की। बंगाल विभाजन क्यों होता है, उसकी क्या जरूरत पड़ती है, पूरी रूपरेखा के बारे में चर्चा करेंगे। बंगाल विभाजन की अगर हम बात करते हैं
तो कहा जाता है कि जो एक क्वेश्चन पहले मैं बता दूं कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक किसे कहा जाता है, कैटलिस्ट किसे कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है लॉर्ड कर्जन को कहा जाता है। बेचारे को पता ही नहीं चला कि कब उसने राष्ट्रवादियों के जो राष्ट्रवादी आंदोलन कर रहे थे उनको कब प्रेरित कर दिया। अगर हम बात करें तो क्या होता है, जो बंगाल था, बंगाल पहले अगर हम बात करें उस समय के बंगाल में कौन कौन सी चीजें थी, कौन कौन से राज्य शामिल थे, तो उस समय का जो बंगाल था उस समय था उड़ीसा, बिहार और पश्चिम बंगाल। आज का जो पश्चिम बंगाल है, ठीक है, ये और इसमें जो है जो बांग्लादेश है, ठीक है, ये सभी आपके बंगाल में थे। अगर हम बात करते हैं तो जो बंगाल विभाजन था इसमें कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी, तो इसमें काफी ज्यादा नाम आ रहे थे। 3 लोगों का नाम इसमें आता है, कृष्ण कुमार मित्र का, जिनकी पत्रिका है संजीवनी, जिन्होंने बंगाल विभाजन को लेकर के बहुत कुछ लिखा था अपनी संजीवनी पत्रिका में। वहीं पर अगर हम बात करें रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, जिनकी गीतांजलि पुस्तक है, ठीक है, उसके लिए उनको 1913 में जो है नाइटहुड की उपाधि दी गई और उनको साहित्य का पहला भारतीय नोबेल भी दिया गया, ठीक है, प्रथम भारतीय थे जिनको जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उसकी अगर हम बात करें तो बंकिम चंद्र चटर्जी थे। ये 3 व्यक्ति थे बंगाल के जिन्होंने बंगाल विभाजन का काफी विरोध किया था, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो बंगाल विभाजन क्यों हुआ, वैसे अंग्रेजों की तरफ से माने तो उन्होंने प्रशासनिक दृष्टिकोण से, मतलब कि प्रशासन अच्छे से नहीं चला पा रहे थे क्योंकि बहुत बड़ा एक क्षेत्र था बंगाल का उस समय, इस वजह से उन्होंने जो है इसका विभाजन किया था। लेकिन अगर उस समय के वर्तमान के जो इतिहासकार थे वो कहते हैं कि ऐसा नहीं था, वो क्या चाहते थे कि वो फूट डालो और राज करना चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि जो हिंदू वर्ग जहां पर जिन बाहुल्य क्षेत्र था, हिंदू और मुस्लिम को केंद्र मार करके उन्होंने कर दिया उसका विभाजन। अगर हम बात करें तो 2 धड़ों में उसका हिस्सा किया, एक किया पूर्वी बंगाल, एक किया पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल जो था उसकी राजधानी क्या कर दी इन्होंने, कलकत्ता कर दी, और पश्चिमी बंगाल जो था उसको कर दिया, उसकी जो राजधानी कर दी वो क्या कर दी, ढाका कर दी थी। अगर हम आगे बात करते हैं तो जो बंगाल विभाजन था इसका प्रस्ताव कब पारित हुआ, तो प्रस्ताव पारित होता है इसका 19 जुलाई 1905 और ये लागू कब से होता है, तो लागू होता है 16 अक्टूबर 1905 से, ठीक है। अब आप बात करते हैं, एक लाइन कही जाती है कि एक इतिहासकार ने लाइन कही थी कि बंगाल का विभाजन प्रशासनिक न होकर के कूटनीतिक अत्यधिक महत्वपूर्ण मालूम पड़ता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो 16 अक्टूबर 1905 को हो जाता है बंगाल का विभाजन, घोषणा हो जाती है और लागू भी हो जाता है। इसमें एक बहुत महान व्यक्तित्व है रविन्द्रनाथ टैगोर, उनकी काफी ज्यादा भूमिका होती है। राखी दिवस उसी दिन वो मना लेते हैं, वो इतना दुखी हो जाते हैं, ठीक है, राखी दिवस मनाते हैं, उसी दिन वो शोक दिवस मनाते हैं। और आजकल जो हमारा बांग्लादेश है, ठीक है, इसका जो राष्ट्रगान है, आज का राष्ट्रगान है, ठीक है, आमार सोनाल बांग्ला, इन्होंने उस समय वो गाया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें इनके द्वारा की जाती हैं और यहाँ पर क्या होता है, लेकिन फिर भी जो है बंगाल का विभाजन हो जाता है। अगर हम बात करें तो बंगाल का विभाजन जब होता है तो यहाँ से काफी ज्यादा लोग दुखी हो जाते हैं और इससे भी एक जो है राष्ट्रीय चेतना काफी हद तक जागृत हो जाती है। अगर यहीं से अगर हम बात करें तो अब यहाँ पर एक भूमिका बन जाती है कि इसका विद्रोह कैसे किया जाए, इसका जो है कैसे इसको बहिष्कार किया जाए। तो भूमिका पड़ती है स्वदेशी आंदोलन की। 1906 में स्वदेशी आंदोलन होता है और उसकी भूमिका कौन रखता है, उसके जनक कौन माने जाते हैं, बाल गंगाधर तिलक। कौन माने जाते हैं, बाल गंगाधर तिलक उसके अध्यक्ष, उसके जनक माने जाते हैं, समझ आएंगे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा और हम बात करेंगे, जो स्वदेशी आंदोलन होता है, ठीक है, इसकी 7 अगस्त 1905 को इसकी जो है शुरुआत हो जाती है और बंगाल विभाजन प्रभावी हो जाता है 16 अक्टूबर से। तो यहाँ से स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के कारण ही जो है ये आता है और बाल गंगाधर तिलक इसके कौन बनते हैं, जनक बनते हैं। अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो स्वदेशी आंदोलन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बंगाल, पूना और बंबई में किसने चालू किया था, क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल, पूना, बंबई में, तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, और पंजाब में लाला लाजपत राय के द्वारा, और दिल्ली में हैदर रजक के द्वारा, और मद्रास में आपका पिल्लई के, सुंदर पिल्लई के द्वारा इसको लागू किया जाता है। अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर 1906 का जो अधिवेशन होता है, दादा भाई नौरोजी अध्यक्षता करते हैं और पहली बार स्वराज की मांग की जाती है, ठीक है, स्वराज की मांग यहाँ पर की जाती है और एक यहाँ पर 4 शब्द होते हैं, 4 शब्दों की जो है रूपरेखा रखी जाती है। कौन कौन से 4 शब्द होते हैं, स्वदेशी,
स्वशासन, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा। ठीक है, और शांति, यहीं पर जो है इसी समय 1906 में ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी शांति निकेतन की स्थापना। ठीक है, अब आगे अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन आपका चालू हो चुका है। स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 से बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। 16 अक्टूबर 1905 से क्षमा चाहेंगे, और 1906 में होता है जो है अधिवेशन, दादा भाई नौरोजी द्वारा पहली बार स्वराज की मांग की जाती है, और 1906 में होती है मुस्लिम लीग की स्थापना। ये एक और ज्यादा सबसे बड़ी जो है घटना होती है भारतीय इतिहास में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस में दो धर्म थे, एक था हिंदू धर्म, एक था मुस्लिम धर्म। पहले तो काफी जो है 1857 का जब क्रांति हुई तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन धीरे धीरे मानसिकता ऐसी जो है पैदा होती गई कि अलग अलग दृष्टिकोण उत्पन्न होते गए। तो हिंदू और मुस्लिम दोनों जो है धर्म थे, दो धर्म थे। अगर हम बात करें दो धर्म थे उस समय, तो ऐसा कुछ गैर कांग्रेसी जो मुस्लिम थे उनको ऐसा लगा कि जो मुस्लिमों की जो मुश्किलें हैं, मतलब जो उनकी जो समस्याएं हैं वो कांग्रेस के द्वारा कम सुनी जाती हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उसमें जो इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि जिस अनुपात में भाई हिंदू थे वो हिंदू ज्यादा थे तो उनकी समस्याएं ज्यादा होती थी, और मुस्लिम कम थे तो उसी अनुपात में उनकी समस्याएं कम होती थी, और उसी अनुपात में जो समस्याओं का निदान किया जाता था। लेकिन गैर जो कांग्रेसी मुस्लिम थे वो इससे नाखुश हो जाते हैं और एक नई अपनी खुद की जो है लीग स्थापित करते हैं, जिसका नाम क्या देते हैं, मुस्लिम लीग नाम देते हैं, और इसकी स्थापना कब होती है जो है 1906 में होती है। अगर हम बात करते हैं तो ढाका के नवाब थे सलीमुल्लाह खां, उनके द्वारा इसकी जो है स्थापना की जाती है। प्रथम अस्थायी अध्यक्ष जो बनते हैं वो थे आपके वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन। कौन से थे? वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन जो थे इसके अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं, और बाद में जो है आगा खां 1908 में इसके स्थायी अध्यक्ष बन जाते हैं। अब अगर हम बात करते हैं, ये आप समझ गए होंगे मुस्लिम लीग की स्थापना के बारे में। फिर बात करते हैं 1907 का सूरत अधिवेशन, और वहां होता है कांग्रेस का विभाजन। यह काफी महत्वपूर्ण घटना है। सूरत में जो कांग्रेस का विभाजन होता है, देखिए दो धड़ थे, अभी आपने देखा कि हिंदू और मुस्लिम थे, अब आता है युवा वर्ग और आपका वृद्ध वर्ग। मतलब जो युवा वर्ग था वो आगे चल के गरम दल कहलाया, जो आपका वृद्ध वर्ग था वो आगे चल के नरम दल कहलाया। यही जो उग्र युवा थे ये उग्रवादी जो आपका उग्रवादी दल कहलाया। ठीक है, और ये जो है आपका जो वृद्ध लोग थे ये उदारवादी कहलाए। ठीक है, अब ये थे कौन कौन? तो अगर हम बात करते हैं तो ये इसमें आते थे लाल बाल पाल, ठीक है, और अरविंद घोष, ये थे आपके गरम दल के नेता में से। और अगर हम बात करते हैं तो फिरोज शाह मेहता, रास बिहारी घोष, ये सभी किसमें आ जाते हैं? आपके वयोवृद्ध नेता में आते थे। तो जो वयोवृद्ध नेता होते थे वो ये मानते थे कि जो अधिकारी हैं उनके पास जाओ, अनुनय विनय करो, और सुन लें तो अच्छी बात है, और ना सुने तो फिर से हम जा करके उनको विनम्रता से कहेंगे, और उनसे मतलब वही है अनुकंपा के भाव से कहेंगे, और जो उन्होंने पहले किया उसके लिए कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे, तो वो हमारी बातों को सुन लेंगे। लेकिन युवा उस समय भाई उनके ऊपर तो चेतना जागृत थी, तो वो क्या कहते थे कि हमारे ही यहाँ पर शासन कर रहे हैं, हमारे ही जो है जो चीजें उनका दोहन कर रहे हैं, और फिर भी हम उनसे अनुनय विनय करें। क्यों करें? जब हमें अपनी ही चीज चाहिए तो हम जाएंगे, एक बार कहेंगे, दोबारा नहीं मानेंगे, दो झापड़ मारेंगे, तब ले लेंगे चीजें। उनका ये मानना था। लेकिन वो क्या कहते थे कि नहीं, ऐसा करना उचित नहीं है। यहीं पर दो विचारधाराओं का पृथक जो है उदय होता है, और यहीं पर होता है पहली बार जो है नागपुर, अगर हम बात करते हैं कांग्रेस का विभाजन होता है। ठीक है, और 1907 में हो जाता है विभाजन। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं आगे की तो 1908 की बात करते हैं तो यहाँ पर होता है मुजफ्फरपुर बम कांड होता है। ठीक है, और फिर अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो फिर बात करते हैं 1909 की। ठीक है, और यहाँ पर 1909 में सबसे पहले बात हम करेंगे भारत शासन अधिनियम 1909, और इसमें क्या होता है, मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 होता है। अगर हम बात करते हैं 1909 में क्या होता है कि यहाँ पर जो मुस्लिम लीग की जो अध्यक्ष, मुस्लिम लीग में अगर हम बात करें तो लीग क्या चाहती है कि जो हिंदू और मुस्लिम है, मतलब जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं वहां पर उनको क्या दिया जाए, उनको आरक्षण दिया जाए। तो जो उस समय के जो वायसराय होते हैं मिंटो, वो मार्ले को पत्र लिख करके इस चीज की बात करते हैं। ठीक है,
तो उस समय जो मार्ले थे, मार्ले ने कहा था मिंटो से जवाब में कि हम नाग दंत के बीज बो रहे हैं जो हमें भविष्य में काफी ज्यादा अहितकर हमारे लिए साबित होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आरक्षण की बात होती है। मार्ले मिंटो अधिनियम की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, यहीं पर मदन लाल ढींगरा के द्वारा 1909 में ही कर्नल वाइली की हत्या की जाती है और उन मुसलमानों हेतु तो अलग निर्वाचन व्यवस्था की भी घोषणा 1909 में कर दी जाती है। 1909 में क्या होता है, मुसलमानों हेतु तो अलग निर्वाचन की व्यवस्था की जाती है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो 1909 से सीधे पहुंचते हैं 1911 में। दिल्ली दरबार का आयोजन होता है और जॉर्ज पंचम और उनकी वाइफ मैरी भारत आते हैं। ठीक है, जॉर्ज 1911 में ही अगर हम बात करें तो आपका जनगण मन जो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा यहाँ पर गाया जाता है और इसी से प्रसन्न होकर के जो मैरी थी उनके द्वारा नाइटहुड की उपाधि 1913 में दी जाती है। ठीक है, 1913 में नाइटहुड की उपाधि जो है दी जाती है रविन्द्रनाथ टैगोर को। ठीक है, और नाइटहुड उपाधि जिसको दी जाती है, ठीक है, उसके आगे क्या लगता है, सर लगता है। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम बात करें तो 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बन जाती है। तो 1911 का जो दिल्ली दरबार आयोजित किया जाता है उसमें पहले क्या होती है, कलकत्ता भारत की राजधानी होती है और कलकत्ता से उसे दिल्ली ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, ये आदेश कब दिया जाता है, 1911 में दिया जाता है और राजधानी परिवर्तन कब होता है, 1912 में होता है। अगर हम बात करते हैं तो इसी समय आगे बढ़ते हैं तो 1914 में होता है प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हो जाता है और इसी जगह क्या होता है, बहुत ही घटना घटती है जो यहाँ पर कामागाटा मारू प्रकरण। कामागाटा मारू प्रकरण क्या था, ये एक जहाज था और ये संबंध घटना का क्रम कहाँ का है, जापान का है। ठीक है, जापान का है और सिंगापुर कनाडा 3 जगह का है, मुख्यतः कहाँ का है, कनाडा का है। अगर हम बात करते हैं कि ये जो एक थे गुरदीप सिंह थे, उन्होंने क्या किया, एक जहाज किराए पर लिया। ठीक है, और उस पर 376 यात्री बैठे हुए थे और वो क्या कर रहे थे, सिंगापुर से उन्होंने ये जहाज किराए पर लिया था और एक जापानी जहाज था। तो उस समय क्या था कि भारत से सीधे कनाडा जाने का कोई मार्ग नहीं उपलब्ध था और उस समय प्रथम विश्व युद्ध चालू हो चुका था। तो वहां पर जो कनाडा सरकार था उसने रोक लगा दी थी, लेकिन वहां पर जो कनाडा जो भारतीय रह रहे थे उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर दी जाती है। तो वहां पर जो सुप्रीम कोर्ट होती है वो 35 लोगों को कहती है कि 35 लोग जो है आ सकते हैं। तो जब वहां पर गुरदीप सिंह को पता चलता है कि लोगों को आने की अनुमति दे दी गई है तो वो क्या करते हैं कि वो जहाज लेकर के वहां से चलते हैं। लेकिन क्या होता है, उसी समय कनाडा की जो सरकार होती है वो काफी कड़े कानून बना देती है और उससे जो है फिर से पुनः जो है वह कनाडा जाना भारतीयों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये जो है कनाडा के जो बुंकूवर तट पड़ता है वहां पर जो है पहुंचते हैं और वहां पर क्या कर दिया जाता है, जहाज को रोक लिया जाता है। लेकिन 1914 में क्या होता है कि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है। ठीक है, और वहां पर भारतीय में जो है जो ब्रिटेन था जो उसमें भारत पर में था, तो उसके दबाव के कारण वो जहाज जो है बुला लिया जाता है वापस और वो आता है कहाँ पर, कलकत्ता के बजबज बंदरगाह पर आता है। और वहां पर क्या होता है, जो यात्री होते हैं और जो पुलिसकर्मी होते हैं उनके बीच होती है मुठभेड़ और 18 यात्रियों की हत्या यहाँ पर हो जाती है। इसलिए जो है जाना जाता है कामागाटा मारू प्रकरण। अगर हम बात करते हैं 1915 के बारे में तो गांधी जी का भारत आगमन होता है और इन्हें कैसरे हिंद की उपाधि दी जाती है। गांधी जी के बारे में आप सबको पता है, 2 अक्टूबर 1869 में इनका होता है जन्म। ठीक है, गुजरात के काठियावाड़ में होता है इनका जन्म। ठीक है, और अगर हम बात करें तो इनके द्वारा काफी ज्यादा कार्य भारत में किया गया है। ठीक है, और इनके जो गुरु थे वो कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले इनके गुरु थे। और इनको जो है अगर हम बात करें तो अफ्रीका में जुल्लू पदक भी मिला हुआ है और बोर पदक भी इनको मिला हुआ है। टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना इनके द्वारा की गई थी अफ्रीका में और 1893 में अफ्रीका गए थे। ठीक है, और 9 जनवरी 1915 में ये भारत वापस आए थे। कुछ फैक्ट थे जो मैंने आपको बताए। ठीक है, अगर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 1916 की अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है और यहाँ पर होती है बहुत जरूरी काम जो हम शेयर करेंगे आपसे। लखनऊ जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है उसमें जो अब गर्म दल और नरम दल था वो आपस में आकर के मिल जाते हैं, मतलब कि फिर से कांग्रेस एक हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा एक काम होता है वो होता है कि जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है उसमें जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी और जो मुस्लिम लीग होती है उसके बीच क्या हो जाता है, समझौता हो जाता है। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, इसकी अध्यक्षता करते हैं अंबिका चरण मजूमदार जी, इसकी अध्यक्षता करते हैं।
और यहाँ पर अगर बात करें तो 1916 में ही महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना की जाती है और तिलक व एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग की जो है स्थापना की जाती है। इसी समय क्या होता है कि इसी 1916 के ही घटनाक्रम में होती है बीएचयू की, मतलब हिंद जो बनारस विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना होती है, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं, गांधी सबसे पहले अपना सर्वप्रथम भाषण देते हैं। उसके बाद जो 1916 का लखनऊ अधिवेशन होता है, इसमें सबसे पहले देते हैं गांधी जी भाषण। उसमें आए हुए थे बिहार के राजकुमार शुक्ल जी, और बिहार में काफी ज्यादा प्रचलित घटना है, ठीक है। वो तिनकटिया प्रथा के कारण काफी ज्यादा परेशान थे वहां के लोग, तो उसको लेकर के काफी ज्यादा चर्चित थे, उसको लेकर के काफी आंदोलन भी चला रहे थे रामचंद्र शुक्ल, लेकिन वो उस चीज को खत्म नहीं कर पा रहे थे। तो जब इन्होंने सुना कि काफी उत्तेजनापूर्ण इन्होंने भाषण दिया, काफी अच्छी अच्छी बातें की, तो राजकुमार शुक्ल थे उन्हें लगा कि अगर इस व्यक्ति से हम मिले तो ये हो सकता है कुछ काम हमारा बना सकते हैं। तो क्या होता है कि 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह होता है, ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह में क्या होता है कि राजकुमार शुक्ल आते हैं 1916 में, इनसे मिलते हैं और अपनी समस्याएं बताते हैं कि ये समस्याएं हैं, ये किसानों को वहां पर दिक्कत हो रही है। तो गांधी जी क्या कहते हैं कि आप चलिए मैं आता हूं। तो वहां पर गांधी जी जब जाते हैं तो देखते हैं कि सच में एक ऐसी जो है परिस्थितियों से वहां के किसान गुजर रहे थे जिसको तिनकटिया प्रथा कहते हैं और तकावी ऋण कहते हैं। तिनकटिया प्रथा समझ लेते हैं, जिससे सबसे ज्यादा दिक्कत थी कि एक अगर आपने कोई पार्ट है कि किसान जो है खेती का लिया हुआ है, तो उसके तीन भाग में आपको जो है, मतलब 3/20 भाग में आपको नील की खेती करनी होती थी। और नील की खेती में क्या होता था कि चमड़े से रोग हो रहा था, और जिसके कारण चर्म रोग के कारण वहां बिहार के लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे। तो वहां पर क्या करते हैं, यहीं पर सबसे पहले 1917 में भारत में एक नाम होता है सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। ये गांधी जी के पास सबसे बढ़िया बंदूक था, सबसे बढ़िया इसको कहते हैं हथियार था। ये जैसे नाम लेते थे, क्योंकि अफ्रीका में देख चुके थे, इतना बड़ा आंदोलन इन्होंने सत्याग्रह के नाम से खड़ा कर दिया था। 1906 में सबसे पहला सत्याग्रह इन्होंने जो दिया था वो अफ्रीका में दिया था। वहां पर भी अंग्रेज ही जो है अपना शासन कर रहे थे, तो वहां पर इस नाम से काफी डरे हुए थे। तो उन्होंने जैसे ही चंपारण सत्याग्रह, उन्होंने कहा कि हम सत्याग्रह चलाएंगे इसके लिए, तो अंग्रेज वहां पर जो है एक समिति का गठन करते हैं और उसका अध्यक्ष किसे बना देते हैं, गांधी जी को उसका अध्यक्ष बनाते हैं। और उसी समिति की रिपोर्ट आती है कि हाँ, ये जो तिनकटिया प्रथा है वो सही नहीं है, और उसको हटा दिया जाता है। और इस प्रकार पहला जो आंदोलन होता है 1917 का चंपारण सत्याग्रह, ये सफल हो जाता है। और 1917 में क्या होता है, शिक्षा को लेकर के सैडलर आयोग का गठन किया जाता है। सैडलर आयोग का संबंध किससे, तो शिक्षा से संबंधित है, और 1917 में इसकी स्थापना की गई थी। अगर हम बात करते हैं 1918 में, तो भाई गांधी जी वापसी ले रहे थे चंपारण बिहार से, तो अहमदाबाद आ रहे थे। तो अहमदाबाद में देखा कि भाई बहुत सारी भीड़ लगी हुई है, तो वहां पे जाते हैं और देखते हैं कि सभी लोग बहुत परेशान हैं। उस समय क्या था कि अहमदाबाद में प्लेग एक बीमारी थी, प्लेग काफी ज्यादा उस समय महामारी के रूप में फैला करता था। तो प्लेग महामारी के चलते हुए वहां पर मिलों को बंद करना पड़ गया था। लेकिन जब पुनः मिलों अपनी एक बार फिर से खुलती हैं, तो क्या होता है कि जैसे एक नियम होता है बाजार पद्धति का कि अगर कोई लेबर हो, आप उसको, अगर वो खुद से ना आए तो आप उसको तनख्वाह नहीं देते हैं, लेकिन अगर वो आप उससे मना करें कि आप नहीं आइएगा, आप छुट्टी है आपकी, तो उसका पेमेंट आपको करना पड़ता है। तो यही हुआ। तो वहां पर क्या था कि वहां के जो मजदूर थे वो वापस आए, तो उनको क्या, वो मांग कर रहे थे कि हमको वेतन चाहिए प्लस 50% बोनस चाहिए। लेकिन वहां के जो कंपनी मालिक थे उन्होंने देने से मना कर दिया, तो परेशान थे। तो ये सारी जानकारी लेते हैं गांधी जी वहां पर, और वहां पर जाते हैं, और जा करके वो वहां पर भी यही कहते हैं कि हम करेंगे क्या, सत्याग्रह करेंगे। और सत्याग्रह करते हैं, और सत्याग्रह करने पर यहाँ पर 50% बोनस प्लस वेतन तो नहीं उपलब्ध करा पाते हैं, लेकिन पूरा वेतन और 35% जो बोनस होता है वो उपलब्ध करा देते हैं। और यहाँ पर इनका द्वितीय जो होता है वो सफल आंदोलन हो जाता है। अगर हम बात करते हैं, यही 1918 में ही होता है खेड़ा में कर नहीं आंदोलन। खेड़ा की अगर हम बात करते हैं, तो खेड़ा में भी किसानों को लेकर के समस्या थी। होता क्या है कि खेड़ा में यह समस्या आ रही थी कि जो किसान थे, किसानों ने खेतों में फसलें बोई, और जब बोई तो उस समय खेड़ा में पड़ गया अकाल। लेकिन अंग्रेजों के द्वारा ये कहा गया कि आपने
हमसे खेती ली, आपने बुआई की, अब बारिश नहीं हुई तो उसमें हमारी क्या गलती, आपको लगान देना पड़ेगा। लेकिन किसानों का ये पक्ष था कि जब हमने तो किसानी की, लेकिन जब वर्षा ही नहीं हुई और जो है जब वर्षा नहीं हुई तो फसल नहीं हुई, तो हम लगान कैसे चुकता करेंगे। तो ये बात गांधी जी को समझ में आई और बिल्कुल उन्होंने कहा बिल्कुल सही बात है, किसान बिल्कुल सही है अपनी जगह। और वहां पर वो क्या करते हैं, वहां पर भी वो आंदोलन करते हैं, सत्याग्रह करते हैं और वहां पर खेड़ा में जो है क्या करते हैं, खेड़ा में लगान को माफ करा देते हैं। क्या करते हैं, खेड़ा में जो है कर जो है नहीं का आंदोलन जो होता है वो सफलतापूर्वक होता है। और इसी आंदोलन के बाद से जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। किसकी दी थी, महात्मा की उपाधि दी थी। अगर हम आगे बात करते हैं तो 1919 में अगर हम बात करते हैं, रोलेट एक्ट लागू होता है। रोलेट एक्ट लागू के पीछे भी बड़ी कहानी है, जो अगर हम बात करें, ठीक है। तो जो रोलेट सर थे, तो रोलेट ने क्यों लागू किया, क्योंकि उस समय ऐसा था कि क्रांति जो थी वो अपने चरम पर पहुंच रही थी धीरे धीरे। तो उसमें क्या हुआ कि कैसे इसको रोका जाए, तो उन्होंने कहा कि ना अपील, ना दलील, ना वकील, ये 3 शब्दों का जनक किसने किया, सीडी जो है रोलेट ने किया। और वहां से क्या निकला, तो उन्होंने रोलेट एक्ट पास कर दिया, ठीक है। इसमें क्या होता था कि ना तो पूछा जाता था, ना जांचा जाता था, जो भी कोई भी क्रांतिकारी घटना में संलिप्त मिलता था उसको उठा लिया जाता था, ठीक है। इसी के चलते क्या हुआ कि सबसे पहले की अगर हम बात करें तो जलियांवाला कांड यही उसका ही एक जो है परिणाम है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, बैसाखी का दिन था और जो पंजाब के जो चर्चित व्यक्ति थे जिनका नाम था, अगर हम बात करें डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सफदुद्दीन किचलू, इनके द्वारा जो है इनकी गिरफ्तारी कर ली जाती है। और फिर वहां पर जो पंजाब की जनता होती है वो जलियांवाला बाग, जो कि अगर हम बात करें तो जल्लू नामक एक व्यक्ति की वो जगह थी, इसी के नाम जलियांवाला बाग पड़ा उसका, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है कि लोग जो है जमा हो जाते हैं, क्या होते हैं, लोग जमा हो जाते हैं। तो यहाँ पर ओडी डायर थे, ठीक है, माइकल डायर थे और ओडी डायर थे। माइकल डायर कौन थे, वहां पर उस समय जो है जनरल थे। तो वो वहां से भेजते हैं ओडी डायर को, जो से उनसे जो है थोड़ा सा जूनियर ऑफिसर होता है, उनको भेजते हैं, कहते हैं आ जाइए देखिए जाकर के। लेकिन वहां पर जैसे ही ओडी डायर जाते हैं और ओडी डायर वहां पहुंचते हैं, तो क्योंकि जो जलियांवाला बाग था वहां से जो निकलने की जगह थी वो सिर्फ एक गेट ही था वहां पर। तो क्या होता है कि वो आधाधुंध फायरिंग करवा देता है। आधाधुंध जब फायरिंग करवाता है तो वहां पर काफी ज्यादा जो बूढ़े, बच्चे, नौजवान, सभी की काफी ज्यादा एक नृशंस हत्या होती है और इसकी काफी ज्यादा पूरे भारत भर में हाहाकार मच जाता है और काफी ज्यादा निंदा की जाती है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं यहीं पर, तो इसके लिए हंटर कमीशन भी जो है आया था। हंटर कमीशन की जो है व्यवस्था की थी अंग्रेजों के द्वारा, जिसमें 5 सदस्य थे अंग्रेज और 3 सदस्य थे आपके भारतीय। जिसमें कहा गया था कि इसमें जो ओडी डायर था उसके द्वारा क्या हुआ था कि उसकी एक भूल थी, मानवीय भूल दे दिए गए का नाम दे दिया गया था, जबकि भारतीय समिति के द्वारा कहा गया था कि भावावेश में लिया हुआ एक उसका फैसला था। और जबकि अगर हम बात करें तो अंग्रेजों के द्वारा एक आंकड़ा दिया गया था कि उसमें 379 लोग मात्र जो है मृत हुए थे, जबकि अगर सच्चाई की अगर हम बात करें तो उसमें हजारों जो है निर्दोषों की जान जो है अंग्रेजों के द्वारा ली गई थी। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो एक और घटना सामने आती है, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन की अगर हम बात करें तो उसका कोई और जो है भारतीय इतिहास का इतना इम्पोर्टेंट क्यों बन जाता है, क्योंकि गांधी जी का इसमें भी इन्वॉल्वमेंट था। होता ना कि कहीं भी आंदोलन हो गांधी जी आपको उस समय दिखाई ही पड़ेंगे। तो क्या होता है कि खलीफा का पद जो है, जो तुर्की में के खलीफा होते थे वो काफी इंपॉर्टेंट होते थे। और यहाँ पे आपके जो अली बंधु थे, अली बंधु ने क्या कहा कि वो वहां पर जब विश्व युद्ध चल रहा था आपका, ठीक है, तो वहां पर खलीफा पद को लेकर के काफी ज्यादा एक कंट्रोडक्शन होता है, जिसमें जो है अली बंधु खिलाफत आंदोलन करते हैं और गांधी जी उनसे कहते हैं कि आप आंदोलन करिए, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। फिलहाल खिलाफत आंदोलन होता है और असमय ही उसको बंद करना पड़ता है, क्योंकि वहां पर जो तुर्की में नए जो राजा आते हैं वो कहते हैं कि मैं किसी का खलीफा नहीं हूँ, ठीक है, आप इस चीज को अपनी लागू मत करिए। तो अली बंधु के द्वारा ये बाद में बंद कर दिया जाता है। आगे हम अगर बढ़ते हैं तो 1922 की बात करते हैं तो असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया जाता है 1 अगस्त 1920 को। एक बात और मैं बता दूं कि 1 अगस्त 1920 की कहीं पर जब 1 अगस्त और 2 अगस्त दिया हुआ, काफी ज्यादा चर्चित रहता है ये प्रश्न और काफी ज्यादा आयोग के सवालों में भी रहता है। 1 अगस्त 1920 को जो है आपका असहयोग आंदोलन प्रारंभ होना था, क्योंकि खिलाफत आंदोलन हो गया था आपका
जो है बंद। और ये एक असफल आंदोलन हो गया था, तो गांधी जी ने की थी असहयोग आंदोलन की शुरुआत। ठीक है, तो 1 अगस्त 1920 को हो जाती है बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु, जिसके कारण 1 अगस्त से ये आंदोलन ना शुरू होकर के 2 अगस्त 2020 को इसकी होती है शुरुआत। अगर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो ये असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो जाता है अगस्त 1920 में। और फिर उसके अगर हम बात करते हैं, AITUC की स्थापना होती है कब? MN जोशी के द्वारा होती है, और कब की जाती है? आपकी 1920 में। ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, क्या कहते हैं इसको? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन। 1921 में अगर बात करते हैं तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन होता है। यहीं पर होता है मोपला विद्रोह। क्या होता है? मोपला विद्रोह होता है। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करते हैं, प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन होता है 1921 में। मोपला विद्रोह का कारण अगर देखें तो वो पूर्णतः होता है 1920 में भारत का असहयोग आंदोलन। क्योंकि क्या होता है कि भारतीय जो असहयोग आंदोलन होता है उसमें गांधी जी क्या कहते हैं कि कोई भी जो है किसी भी प्रकार की हिंसक घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन साथ में वो क्या कहते हैं कि आंदोलन को तीव्र गति से बढ़ा दिया जाए। तो जब आप ये भी चाहते हैं कि आंदोलन जो है नीरसता में पूर्ण ना हो और आंदोलन तेज हो, तो जब आंदोलन की गति तीव्र होगी तो कहीं ना कहीं से जो है उसमें हिंसात्मक घटनाएं होंगी। तो उसी का एक परिणाम निकलता है मोपला विद्रोह, जो कि केरल में होता है। ठीक है, और इसमें जो है हिंसक घटनाएं होती हैं। 1922 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर होती है चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड आपका कहाँ होता है? गोरखपुर में होता है। ठीक है, इसमें यहीं से जो है असहयोग आंदोलन को बंद किया था गांधी जी के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि एक पुलिस चौकी होती है उसको जला दिया जाता है, और उसमें जो है 20 मासूम जो है कोई भी हो जो है हत्या कर दी जाती है पुलिसकर्मियों की। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कि गांधी जी ने कहा कि हम हिंसा बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, सब कुछ ये असहयोग आंदोलन से भी बड़े बड़े आंदोलनों को हम स्थगित कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, तो वो हिंसा को काफी ज्यादा डिनाई किया करते थे। इसके बाद अगर बात करें तो 1922 में ही विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, और 1922 में ही मेवाड़ भील आंदोलन की स्थापना की गई थी। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो 1923 में होती है स्वराज पार्टी की स्थापना। अच्छा भाई, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे ही 1922 में असहयोग आंदोलन को बंद करते हैं, तुरंत ताक में बैठी होती है अंग्रेज। ठीक है, और तुरंत उठाती है और क्या करती है? बंद कर देती है गांधी जी को जेल में। ठीक है, तो अगर हम बात करें, गांधी जी जेल चले जाते हैं, और गांधी जी के जेल जाने के बाद में क्या होता है कि कांग्रेस में पड़ने लगती है फूट। ठीक है, क्योंकि असहयोग आंदोलन में क्या हुआ था कि कहा गया था कि स्वदेश जो है आपका जो भारत अंग्रेजों का जो सामान है उसका बहिष्कार किया जाए, सरकारी नौकरियों से परित्याग दिया जाए। ठीक है, और जो प्रांत जो वहां पर जो आपके वहां पर वायसराय की जो कार्यकारिणी थी उसमें जो सदस्य थे वो इस्तीफा दें। तो ये सब जब दे दिया था, तो उसके बाद यह कहा गया कि जब ये असफल हुआ, तो ये जब कांग्रेस के अधिवेशन हुए तो उसमें चर्चा हुई कि आखिर ये ऐसा हुआ क्यों, कि ये असफल क्यों हुए। तो असफल होने के लिए का जिम्मेदार ठहराया गया कि गांधी जी ने कहा था कि वहां से जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों से दूरी बना ली जाए। लेकिन यहाँ पर एक बात निकल के सामने आई कि अंग्रेजों से दूरी बना लेंगे तो वो हमें जो है परास्त करने के लिए क्या योजनाएं बना रहे हैं तो हमें पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसी अवधारणा के साथ में जो है आपकी होती है स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। ठीक है, और स्वराज पार्टी की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो स्वराज पार्टी की स्थापना हो जाती है। ठीक, अगर हम बात करें 1924 में, तो कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन होता है, और यहीं पर आते हैं जब गांधी जी छूट करके आते हैं, और प्रथम ऐसा मतलब कि एकमात्र ऐसा अधिवेशन होता है जहां पर अध्यक्षता कौन करते हैं? कौन अध्यक्षता करता है? गांधी जी अध्यक्षता करते हैं बेलगांव अधिवेशन की। और यहाँ पर क्या करते हैं, सभी से कहते हैं कि भाई स्वराज पार्टी का क्या मेन उद्देश्य था कि हम जो है चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, तो कहते हैं कि आप चुनाव लड़िए स्वराज पार्टी के नाम से, लेकिन कार्य सारा किससे होगा? कांग्रेस के नाम से होगा। तो आपस में एकता बनाए रखिए, इससे ये पता ना चले कि आप में फूट है, क्योंकि यही अंग्रेजों की जो है मेन चाल है कि अगर फूट रहेगी तो उनको कार्य करने में, मतलब कि उनको अत्याचार करने में काफी ज्यादा सहजता रहेगी। तो यहाँ पर ये समझाते हैं, और कांग्रेस की बेलगांव अधिवेशन में जो है भाग लेते हैं और स्वराज पार्टी को जो है लाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहीं पर कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन होता है, और यहीं पर होती है एचआरए की स्थापना कानपुर में। एचआरए की स्थापना
कहाँ होती है? कानपुर में होती है। 1924 में होती है, किसके द्वारा होती है? सचिन सान्याल के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, अगर हम फिर बात करते हैं 1925 में, 1925 में होती है काकोरी ट्रेन डकैती, और ये कब होती है? 19 अगस्त 1925 में होती है। ठीक है, 1927 की अगर हम बात करें तो आपके जो काकोरी ट्रेन डकैती के जो संलिप्त थे, जिसमें जो जो लोग, ठीक है, इनका नाम था जो है आपका राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खां और राजन लाड़ी। इनको दे दी जाती है फांसी। ठीक है, इसमें टोटल 29 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। ठीक है, जिसमें 4 लोगों को फांसी दे दी गई थी और 25 लोगों को क्या हुआ था? उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। अगर हम बात करते हैं 1928 की, तो यहाँ पर आता है साइमन कमीशन जो है भारत आता है 3 फरवरी। साइमन कमीशन की अगर हम बात करें तो उससे पहले 1919 में आता है मांगटेयू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक, मांगटेयू चेम्सफोर्ड सुधार आता है। ठीक है, जिसमें बात की जाती है कि हर 10 वर्ष के बाद में आपका ये देखा जाएगा कि जो है क्या क्या सुधार हुए हैं। ठीक है, और तो 1928 में आता है, तो आप ये जोड़ेंगे तो 1929 में जो है आना चाहिए था। ठीक है, लेकिन क्या होती है कि इस समय जो ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार होती है। ठीक है, और कंजर्वेटिव पार्टी की जो सरकार होती है उसमें विंस्टन चर्चिल होते हैं क्या जो है आपके प्रधानमंत्री। तो वो क्या सोचते हैं कि अगर, और उसमें ऐसा बिल्कुल लग रहा था कि कंजर्वेटिव पार्टी हार जाएगी और लेबर पार्टी जीत जाएगी। तो उसमें क्या निर्णय लेते हैं कि जो है कि हम पहले से ही भारत में, और सबसे मेन क्या था कि सबसे बड़ा जो औपनिवेशिक राज्य था वो कौन सा था? इनका जो है भारत था। तो वो भेज देते हैं कि जो 8 साल बाद में पहले ही भेज देते हैं कि जाइए वहां का जो पूरा का पूरा सब कुछ एक जान करके आइए कि कैसा क्या वहां पर माहौल चल रहा है। तो साइमन कमीशन भारत आता है 3 फरवरी। ठीक है, ये इसको जो है 1927 में इसका गठन किया जाता है। इसका भारत में भरपूर विरोध किया जाता है। ठीक है, क्यों विरोध किया जाता है? क्योंकि आप भारत के विषय में जानकारी लेने, भारत में जो अंग्रेजों का शासन है वो कैसा चल रहा है उसके लिए जानकारी करना है। लेकिन उसमें 7 सदस्य थे, 7 ही क्या थे? भारतीय थे। ठीक है, तो उसको व्हाइट कमीशन का भी नाम दिया गया है। ठीक है, तो वहां पर जो इसकी क्या की जाती है? इसकी खूब ज्यादा खिलाफत की जाती है। लाला लाजपत राय के द्वारा पंजाब में इसका खूब विरोध किया जाता है। उसी समय क्या होता है कि इसमें जो लाला लाजपत राय होते हैं तो जब विरोध करते हैं, तो इनके ऊपर जो सैंडर्स के द्वारा खूब लाठियां बरसा दी जाती हैं इनके ऊपर, और इनकी खूब तबीयत खराब हो जाती है और इनकी मृत्यु हो जाती है। तो वो उनका एक कोट बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। कहते हैं कि जो मेरी मृत्यु हो रही है, मुझे जो चोटें लगी हैं ये आपके ताबूत में आखिरी कील सिद्ध होंगी। ठीक है, तो ये कोट कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो 1928 में क्या होता है? सबसे बहुत ही मजेदार घटना होती है। दिल्ली में जब ये कमीशन आता है तो वहां पर उसकी जो अगवानी, जो खिलाफत की अगवानी कर रहे थे वो कौन कर रहे थे? मोतीलाल नेहरू कर रहे थे। ठीक है, वहीं पर एक व्यक्ति था इन्हीं के साथ में, एक उसी समिति में विलियम वेडनबर्ग। ठीक है, वेडनबर्ग नाम का एक व्यक्ति था। ठीक है, तो वो आता है और ये कहते हैं कि नहीं, मुझे औपनिवेशिक राज्य का दर्जा दो और ये करो वो करो, मतलब कि वो अपनी मांगे सारी रखते हैं कि हमें अपना जो है संविधान बनाने का मौका दिया जाए और आप लोग वापस आइए, हम लोग, हमारा राज्य है और हम इस पर शासन करेंगे। तो उनसे क्या, जो वेडनबर्ग थे वो कहते हैं मोतीलाल नेहरू से कि ठीक है, हम आपको आपके औपनिवेशिक राज्य का दर्जा दे देंगे, लेकिन आप पहले जाइए कि आप में इतनी कुवत है या आप इतने शिक्षित हैं कि आप अपना संविधान निर्माण कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बात जैसे उनसे कहते हैं तो वहां पर मोतीलाल नेहरू के पास का कोई जवाब नहीं होता है। लेकिन वहीं पर जो है, जो आपके जो अगस्त प्रस्ताव होता है, ठीक है, अगर हम बात करें वहां पर जो इनकी 1928 की जो नेहरू रिपोर्ट होती है, नेहरू रिपोर्ट बनाई जाती है, समझ आएंगे, नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, जिसमें जो है उसमें इनकी जो मांगे होती हैं वो रखी जाती हैं। ठीक है, 1928 में ही ये घटना भी घटित हुई थी। यहीं पर लाला लाजपत राय की मृत्यु होती है 30 अक्टूबर को। सैंडर्स की हत्या होती है 17 दिसंबर 1928 को। ठीक, किसके द्वारा की जाती है? ठीक है, भगत सिंह के द्वारा इनकी हत्या की जाती है। अगर हम बात करते हैं 1929 में, तो 1929 की बात करें तो दिल्ली बम कांड होता है 8 अप्रैल को। ठीक है, 8 अप्रैल को दिल्ली बम कांड क्या था? तो दिल्ली बम कांड ये आपका हुआ था, दिल्ली असेंबली में हुआ था, और ये इसी बम कांड को डालने का उद्देश्य ये कहा गया था, ठीक है, कि जो बहरे हैं, जो अंग्रेज जो बहरे रूप में हैं, उनके कानों को जो है, मतलब कि कानून उनके जग सकें और वो हमारी आवाज सुन सकें, इसलिए हमने ये सब किया है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहीं पर, तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है 1929।
यहीं पर अगर हम बात करते हैं 1929 की, अगर हम बात करते हैं तो 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट होती है उसमें ये बात करते हैं किसकी, जो अगर हमारे अधिराज्य की बात, डोमिनियन स्टेट की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं, जब रावी नदी के तट पर ये स्थित होते हैं, ठीक है, और 1929 में तो ये कहते हैं कि अब हमें जो कोई भी 1 साल हो जाता है लगभग, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं अंग्रेजों की तरफ से मिलता है। तो यहाँ पर कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि अब हमें जो है अधिराज्य नहीं चाहिए, अब हमें क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। तो यहीं पर जो है क्या करते हैं, पूर्ण स्वराज की मांग भी यहीं पर करते हैं और रावी नदी के तट पर ये झंडा फहराते हैं, तिरंगा झंडा फहराते हैं और जो है पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। यहीं से उन्होंने 26 जनवरी 1930 की डेट को इन्होंने कहा कि हम हर वर्ष 26 जनवरी 1930 को अपना स्वतंत्रता संग्राम मनाएंगे। तभी से जो है 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता पूर्व भी हमारा स्वतंत्रता दिवस लगातार मनाया जा रहा है। अगर हम आगे बात करते हैं तो 1930 की अगर हम बात करते हैं तो जो दांडी यात्रा होती है, ठीक है, ये 1930 में आपकी प्रारंभ होती है, ठीक है, 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा प्रारंभ होती है, ठीक है। ये साबरमती से प्रारंभ होती है, दांडी तक चलती है और इसमें अगर हम बात करें तो 78 अनुयायी थे, ठीक है, और 340 किलोमीटर की यात्रा थी। और इसमें अगर हम बात करें तो नमक कानून तोड़ दिया गया था यहाँ पर, और यहीं से क्या किया गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन यहीं से जो है गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। यहीं पर 1930 में क्या होता है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है। 1930 में ही क्या होता है, जो आपकी जो साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट होती है वो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में ही क्या होती है, प्रस्तुत की जाती है, जो रिपोर्ट जो बना करके साइमन के द्वारा ले जाई गई होती है। 1931 की बात करते हैं, गांधी इरविन समझौता होता है, गांधी इरविन पैक्ट होता है, ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट होता है। इसी के तहत ये जो है कहाँ पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं महात्मा गांधी, ठीक है। और कांग्रेस का क्या होता है, जो है कराची अधिवेशन। और यहीं पर क्या होता है, अगर हम बात करते हैं तो 1931 में गांधी कहाँ जाते हैं, गांधी जाते हैं जो है इंग्लैंड, ठीक है। वहीं पर जब ये पहुंचते हैं तो काफी ज्यादा चीजें होती हैं, तो वहां पर बैठे होते हैं विंस्टन चर्चिल, ठीक है, और वहां वेलेंटाइन सरोल बैठे होते हैं, और ये जो केंद्रीय सभागार होता है वहां पर ये नीचे उतर रहे होते हैं। तो वेशभूषा इनकी इतनी जो है ऐसी होती है, क्योंकि वो खादी वस्त्रों का उपयोग करते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो वो अपने वही धोती में थे। तो कहा कि ऐसे अर्धनग्न फकीर अगर आ जाएंगे तो ये हमारी सभा हो चुकी। तो वहां पर जो वेलेंटाइन सरोल थे, इन्होंने ही जो है महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर की संज्ञा दी थी, ठीक है। अगर यहीं पर अगर हम आगे बात करते हैं तो 1931, तो यहीं से जब ये वापस आते हैं तो वापस आकर कहते हैं कि मैंने अपनी बेइज्जती तो खूब करी, मतलब मुझे तो खूब बुरा भला कहा गया, लेकिन मैंने अपने देश का झंडा वहां पर नहीं नीचे गिरने दिया है, ठीक है। अगर हम आगे बात करते हैं तो 1932 की अगर बात करें तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है, ठीक है, और यहीं पर क्या कर दी जाती है, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कर दी जाती है। अगर हम बात करें, 3 आपके गोलमेज सम्मेलन होते हैं, 1930, 1931, 1932। तीनों गोलमेज सम्मेलन में अगर भाग लेने वाले बात करें तो एकमात्र थे जो है आपके अंबेडकर जी कोई कांग्रेस की तरफ से नहीं भाग ले रहे थे, वो दलित वर्ग के लोगों का जो है क्या करते थे, प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उसी वजह से सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा भी 1932 में 1932 में की गई थी, ठीक है। जैसे ही सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की जाती है, ठीक है, तो यहाँ पर 1932 की ही अगर हम बात करें तो यहाँ पर होता है क्या, पूना पैक्ट। क्या होता है, पूना पैक्ट किया जाता है। ये कहाँ पर किया जाता है, पूना में किया जाता है, पूना जेल में किया जाता है। और यहाँ पर जो आपका सांप्रदायिक पंचायत होती है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उसको रद्द घोषित करवा देते हैं अम्बेडकर जी के द्वारा। और वहां पर क्या मिला था कि 71 जो सीटें थी भारत में, ठीक है, वो उनको दी गई थी, लेकिन उसकी जगह पर महात्मा गांधी जी ने 148 सीटों पर उनको आरक्षण दे दिया था। और जो प्रांतीय जो सीटें थी 148 सीटें, और केंद्र में उनको 18% आरक्षण वहां पर दे दिया था। तो पूना पैक्ट होता है तो वहां पर जो है मान जाते हैं। अगर हम बात करते हैं 1934 में, तो 1934 में होता है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की जाती है। 1936 की अगर हम बात करते हैं, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन किया जाता है। उससे पहले अगर हम बात करते हैं
तो 1935 में आता है भारत शासन अधिनियम, ठीक है, 1935 आता है, जिसमें होते हैं 321 अनुच्छेद होते हैं, ठीक है, और उसमें होती हैं कितनी, जो है लगभग प्रविष्टियां होती हैं, 14 प्रविष्टियां उसमें होती हैं, ठीक है। और जो अपना भारतीय संविधान है उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत आता है। अगर हम आगे बात करते हैं तो यहाँ पर तो 1939 की बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें अगर बात करते हैं तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की जाती है, ठीक है, 1 मई 1939 में। 1940 की अगर हम बात करते हैं तो ऊधम सिंह द्वारा जो है डायर की हत्या कर दी जाती है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो ये माइकल डायर होते हैं, क्योंकि जो ओडी डायर होते हैं उनकी मृत्यु किससे होती है, मलेरिया से उनकी मृत्यु हो जाती है, तो ये माइकल डायर है, उनकी हत्या जो है 1940 में ऊधम सिंह के द्वारा की जाती है। यहाँ पे अगर बात करें तो 1940 में जो है पहली बार पाकिस्तान की मांग की जाती है। पाकिस्तान शब्द की अगर जनक बात करें तो किसे कहा जाता है, इकबाल को कहा जाता है। और अगर हम बात करें पाकिस्तान शब्द तो जो है एक देश के रूप में सबसे पहले किसने कहा था, तो वो कहा था चौधरी रहमत अली ने कहा था। अगर हम बात करें अगस्त 1940 में ही आता है अगस्त प्रस्ताव, किसके, उस समय कौन होते हैं, वायसराय लिनलिथगो होते हैं। अगर हम बात करते हैं यहीं पर व्यक्तिगत सत्याग्रह चालू होता है, ठीक है, और पावनार से शुरू होता है। और अगर बात करें महात्मा गांधी इसकी शुरुआत करते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह की। प्रथम जो है उसके व्यक्ति होते हैं वो होते हैं विनोबा भावे होते हैं, और दूसरे कभी कभी पूछ ले जाते हैं तो वो कौन होते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू होते हैं। आगे अगर बात करते हैं तो 1942 में आता है आपका क्रिप्स मिशन, ठीक है, और यहीं पर क्या होता है, भारत छोड़ो आंदोलन होता है, उसका सम्मेलन कहाँ पर किया जाता है, वर्धा में किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहीं पर आजाद हिंद फौज का जो है गठन किया जाता है कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा। किसके द्वारा, कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा जो है आपका गठन किया जाता है आजाद हिंद फौज का, और ये कहाँ किया गया था, भारत के बाहर किया गया था, ठीक है। 1943 की अगर हम बात करें तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा अस्थायी सरकार का गठन कर दिया जाता है। अस्थायी सरकार का गठन कहाँ पर इनके द्वारा किया जाता है, सिंगापुर में इसका गठन किया जाता है। 1945 की अगर हम बात करते हैं तो क्लीमेंट एटली को जो है कि लेबर पार्टी की सरकार बनती है 1945 में। 1946 की अगर हम बात करते हैं तो कैबिनेट मिशन का आगमन भारत में होता है, और यहाँ पर क्या होता है कि कैबिनेट मिशन जब भारत आता है तो यहाँ पर मुस्लिम लीग के द्वारा क्या किया जाता है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मना लिया जाता है। उसके बाद आपका 1947 3 जून 1947 को आती है माउंटबेटन योजना आती है, ठीक है, और यहाँ पर ये माउंटबेटन योजना जब आती है 3 जून 1947 को, जिसको 3 जून की योजना भी कहते हैं, जिसको विभाजन योजना भी कहते हैं, ठीक है। तो यह इसको जो है अगर हम बात करें तो इसी में 18 जुलाई अगर हम बात करें तो ये आपका 18 जुलाई को ये पारित हुआ था आपका ब्रिटेन में। और यहाँ पर एक बात निकली थी कि 14 अगस्त और 15 अगस्त, मतलब कि 15 अगस्त को ही दोनों, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बनता है कि 15 अगस्त को भारत पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों को विभाजित होना था, लेकिन जो पाकिस्तान है वो हम अपने जो है अपने लोगों से क्या है 30 मिनट है पीछे, क्या है 30 मिनट पीछे है, तो इसलिए वो रात को 14 तारीख को रात में 11:30 बजे वो अपना जो है स्वतंत्र होता है, और 12 बजे रात को 15 अगस्त वाले दिन आजाद होता है भारत, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 1948 में, तो 1948 में होती है महात्मा गांधी जी की हत्या 30 जनवरी, ठीक है। यहीं से अगर हम बात करते हैं 1949 में संविधान बनकर तैयार होता है 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन जो है आपका जो है संविधान बनकर तैयार होता है, लेकिन लागू कब होता है, 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1949 को 15 अनुच्छेदों को उसके साथ लागू कर दिया गया था। अगर हम बात करते हैं और 1950 में संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी को। इसी समय 1950 में ही निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी, ठीक है। निर्वाचन आयोग की बात करें तो इस समय अध्यक्ष कौन है, इस समय अध्यक्ष है आपके राजीव कुमार। कौन है, राजीव कुमार है इस समय अगर हम बात करें अध्यक्ष, ठीक है। अगर हम बात करें पहले अध्यक्ष कौन थे, सीडी देशमुख थे। कौन से थे, सीडी देशमुख थे। अगर हम बात करें संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी, ठीक, 1950 में। योजना आयोग की स्थापना यहीं पर की जाती है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 1551 में वित्त आयोग की स्थापना की जाती है। 1953 में की जाती है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, मतलब यूजीसी की आपकी स्थापना की जाती है। अगर हम बात करते हैं 1964 में की जाती है केंद्रीय सतर्कता
आयोग की स्थापना, और 1969 में होती है आपका 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है, और 1980 में किया जाता है पुनः 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, और 1988 में होती है आपकी सेबी की स्थापना। किसकी होती है? सेबी की स्थापना होती है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। ठीक है, आगे अगर बढ़ते हैं तो 1990 में होती है अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की जाती है, और 1992 में होती है महिला आयोग की स्थापना। ठीक है, महिला आयोग के इस समय अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा जी। अगर आगे हम बात करते हैं अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना होती है 1992 में ही। 1993 की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना होती है, और 2015 में स्थापना होती है नीति आयोग की स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को। तो ये आपका कुछ कालक्रमानुसार था, आपका जो 1885 से स्टार्ट हुआ और 2015 पर। वैसे तो मेरी बात थी आपसे 1950 तक, लेकिन मुझे लगा कि आपको आगे भी कुछ चीज़ें जो आपके प्रश्न आने हैं और उसमें जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाते हैं वो आपके लिए रखा जाए। तो वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और अगर हम बात करते हैं, आप सभी लोग जो है वीडियो में कमेंट नहीं करते हैं और वीडियो को आप लोग जो है शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि इस जो जितनी मेहनत टीम के द्वारा की जा रही है, ठीक है, तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को जरूर 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 शेयर करिए। ठीक है, और कमेंट जरूर करिए आपको किस टॉपिक में आगे चाहिए, या हमारी कोई सुझाव हो आपको हमको लेकर के, या कोई कमी हो हमारी, ठीक है, उन सब चीज़ों को लेकर के आप कमेंट अवश्य करिए, चैनल को शेयर करिए। और आप सभी को वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइए। वीडियो को आप सभी लोगों ने अंत तक देखा उसके लिए धन्यवाद। मैं रियन शुक्ला आपसे विदा लेता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।